गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ईटीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूँ। ये स्किल्स बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम है। आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेटा एनालिसिस। हाउ टू क्रिएट योर मंथली पेंशन इन फ्यूचर इन एनजीएसएल। आइए समझते हैं। देखिए, जो पेंशन स्कीम है वो भारत सरकार की सबसे बढ़िया स्कीम थी, जिसमें रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन मिलती थी वो पेंशन से लोग अपना घर चला सकते थे। ठीक है, तो वर्दी होती थी वो पेंशन। ठीक है, उस वही एक रियल पेंशन थी। अभी क्या है, अभी बहुत सारी मार्केटिंग चल रही है पेंशन और पेंशन को लेके। तो बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां क्या कर रही हैं कि पेंशन के नाम पर आपसे थोड़ा थोड़ा करके पैसा 20 साल तक 25 साल तक इस तरीके का कुछ प्लान बनाते हैं वो, और आपका पैसा डिपॉजिट करवा देंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, उसके बाद उसी पैसे से वो थोड़ा थोड़ा करके जो इंटरेस्ट होता है ना वो आपको दे देंगे, वो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कराने के बाद। इसका मतलब है कि आपका जो डिपॉजिट पैसा होगा उससे करोड़ों रुपए वो कमा लेंगे, और कमाने के बाद आपको ये समझ लो कि छोटा छोटा अमाउंट आपको देते रहेंगे पेंशन के तौर पे। ठीक है, बाकी पैसा आपका वहां पर ब्लॉक ही रहेगा उनके पास। ठीक है, एक तो ये है। दूसरा, बहुत सारी ऐसी कंपनियां भी हैं जो आपसे लमसम पैसा डिपॉजिट करवा देंगी, और उसके बाद आपको थोड़ा थोड़ा करके उसी डिपॉजिट में से जो उसका ब्याज होगा उसका उसकी पेंशन आपको देना स्टार्ट कर देंगी, तो पेंशन के नाम से। ठीक है, तो इस तरीके से आपको वो पेंशन देंगी, हर महीने पेंशन देंगी। तो आपका इतना बड़ा अमाउंट जब डिपॉजिट हो जाएगा उसके बाद ही वो एक छोटी छोटी जो पेंशन है वो आपको देंगी। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि आपका इतना बड़ा अमाउंट डिपॉजिट होने के बाद पेंशन का लालच देके और आपसे इतनी बड़ी रकम डिपॉजिट करवा के, जैसे 10 लाख है, आपसे 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 30 लाख रुपए डिपॉजिट करवा देंगे, और उसके बाद आपको पेंशन देंगे, साल भर की पेंशन देंगे, 85,000, 80,000, 60,000। इसका मतलब है कि महीने का अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो सिर्फ 5,000 की पेंशन आएगी। क्या आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं? क्या आप अपना खर्चा निकाल सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। आज मैं ये कहता हूँ कि यदि आपकी पेंशन 30,000 से 40,000 के बीच में अगर नहीं होती है तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते। तो वो जो पैसा होता है वो इवन आप सर्वाइव भी नहीं कर सकते उसमें, जबकि आपका इतना बड़ा फंड, ठीक है, वो कहीं ना कहीं डिपॉजिट हो जाता है, और उसके बाद वो जो फंड है वो भी अप्रिशिएट नहीं होता। ठीक है, वो भी फंड अप्रिशिएट नहीं होता। उसमें बहुत सारे आपको वो ग्रीड फैक्टर आपको बता देंगे कि आपका एक्सीडेंटल बेनिफिट है, आपका डेथ बेनिफिट है, आपका इंश्योरेंस है, उसमें बहुत सारी चीज़ें, मतलब आपको इतना कुछ बता देंगे कि आपको लगेगा कि ये बहुत ही अच्छी स्कीम है आपके लिए। तो फ्रेंड्स, मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस तरीके की जो स्कीम है, चाहे वो कितनी भी अच्छी कंपनी है, ठीक है, वो समझ लो कि करोड़ों रुपए आपके पैसे से कमाकर और उसमें से टुकड़ों टुकड़ों में आपको, छोटे छोटे टुकड़ों में आपको पेंशन देंगे। यदि आपकी पेंशन महीने की 35,000, 40,000 ना हो तो इसका मतलब है कि आप ये समझ लो कि ऐसी स्कीम आपके लिए कोई फायदेमंद नहीं है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि अगर कोई कंपनी आपको ये कहती है कि हाँ 35, 40, 50,000 आपकी पेंशन लग जाएगी आफ्टर 40 ईयर्स, 40 साल तक आपको ये पैसा जमा करना है, इतना इतना पैसा जमा करना है, और 40 साल बाद आपकी पेंशन लगेगी 40,000 रुपये, 50,000 रुपये पेंशन लगेगी। तो फ्रेंड्स, मैं ये बताना चाहता हूँ कि 50,000 रुपये या 40,000 रुपये, 50,000 रुपये जो पेंशन होगी, आज से 35 साल बाद, 40 साल बाद उसकी कोई इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं रहेगी। आज की जो 6,000, 7,000 है वैल्यू, उतनी वैल्यू रहेगी। आप 6 से डिवाइड कर दीजिए आप इसको। ठीक है, आप अगर 6 से डिवाइड कर देते हैं, यानी इन्फ्लेशन रेट तो 6 गुना हो जाएगा, तो यानी 6 से डिवाइड कर दीजिए आपको। तो इसका मतलब है कि यदि वो 40,000 रुपये आपको दे रहे हैं या 30,000 रुपये दे रहे हैं 30 साल, 35 साल बाद, तो इसका मतलब है कि वो लगभग 6-7 हज़ार रुपये के आसपास ही बनेगी वो। ठीक है, 6-7 हज़ार, आज के 6,000 रुपये, और 35 साल बाद 40,000 रुपये। ठीक है, बराबर है, ये बिल्कुल बराबर है। तो आप आज के हिसाब से सोच रहे हैं, आप 35 साल बाद के हिसाब से नहीं सोच रहे हैं। ठीक है, कि उस समय आपकी जो आपको पेंशन देंगे उसकी वैल्यू क्या होगी, वो सर्वाइवल के लिए भी नहीं होगी। तो जितनी भी जो पेंशन है ना, सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को छोड़कर जितनी भी जो पेंशन हैं वो सारी ग्रीड फैक्टर है, वो सारा आपका पैसा डिपॉजिट करवाना चाहते हैं। वो करोड़ों रुपए स्टॉक मार्केट के अंदर डालकर, बॉन्ड्स में डालकर, वो करोड़ों रुपए आपके पैसे से कमाना चाहते हैं, और उसके बाद आपको पेंशन के नाम पे, ठीक है, छोटी छोटी जो रकम है वो आपको देना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक तरीके का ये छलावा है। ठीक है, ये एक तरीके का स्कैम है, ये धोखा है। अगर आप इस धोखे में आना चाहते हैं तो आप ऐसी स्कीमों को देख सकते हैं, ये पेंशन वाली स्कीमों को। तो फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पेंशन, प्राइवेट सेक्टर के अंदर अगर पेंशन लगेगी, अगर पेंशन लगाना चाहते हैं तो आप खुद अपनी पेंशन लगा सकते हैं, म्यूचुअल फंड के थ्रू लगा सकते हैं। अच्छे अच्छे जो टॉप क्लास के जो म्यूचुअल फंड है उसमें लगा सकते हैं। म्यूचुअल फंड में अगर मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए लगाया है, तो 1% अगर आप महीने के निकालते हैं अच्छे म्यूचुअल फंड में, मान लीजिए आपने 3 म्यूचुअल फंड के अंदर लगा दिया, 4 म्यूचुअल फंड के अंदर आपने लगा दिया, 2.5 2.5 लाख रुपए लगा दिए। ठीक है, म्यूचुअल फंड। उसके बाद आपने 1-1% आपने लिया, यानी कि 2.5 2.5 हज़ार रुपये महीने से आपने स्टार्ट कर दिया निकालना, यानी 2.5 हज़ार रुपये, 2.5 लाख का 1%, 2.5 हज़ार रुपये, तो टोटल हो गया 10 हज़ार रुपये। यानी 10 लाख रुपए आपने लगाया तो 10%, 10%, 12% के हिसाब से 10 से 12% आप निकाल सकते हैं। यानी कि महीने की अगर आप 1% भी उसमें से निकाल रहे हैं तो उस जो आपका फंड है ना उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एप्रिशिएट होगा लॉन्ग टर्म में। लेकिन इसी चीज को आपको 20 साल तक चलाना है, 30 साल तक चलाना है, तो आपका फंड कभी खत्म नहीं होगा, वो एप्रिशिएट करता रहेगा फंड। ठीक है, आप उसमें से 1-1% भी निकाल रहे हैं और वो एप्रिशिएट भी करता रहेगा आपका फंड। तो ये था म्यूचुअल फंड की कंपाउंडिंग पावर। ठीक है, बहुत कम लोगों ने इसको समझा है। तो जो प्राइवेट लेवल की जो पेंशन है वो आप पेंशन इस तरीके से सेट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, ये एक्चुअल प्राइवेट सेक्टर की पेंशन होती है।
जो आप अपने आप खुद सेट करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्या पेंशन, ईटीएफ के अंदर भी पेंशन हो सकती है? इस तरीके की पेंशन, देखो जब हमने ईटीएफ को एक म्यूचुअल फंड की तरह बना दिया है, तो ऑब्वियसली इसके अंदर भी पेंशन हो सकती है। कैसे हो सकती है, इसके ऊपर हम डेटा एनालिसिस करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से ये हो सकती है। ठीक है। जब आप डेटा को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमने इस चीज़ को अनलॉक कर दिया है। ठीक है, अनलॉक किया हमने इसको, समझा हमने इसको, और उसके बाद इसको हमने 20 ईयर्स तक हमने इसको कैलकुलेट किया, और उसके बाद आपको 30 ईयर्स तक कैलकुलेट किया और आपको दिखाया कि किस तरीके से इसके अंदर पेंशन बन सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, देखो डेटा बोलता है, डेटा अगर आपके पास है, सॉलिड डेटा है, तो डेटा के थ्रू ही आपको समझ में आएगा कि वास्तव में चीज़ें चल रही हैं, पॉसिबल हो सकती है या नहीं हो सकती है। ठीक है, ऐसे करके नहीं कि कोई भी स्कीम लेके आ गया, एडवर्टाइजमेंट चला दिया और उसके बाद आप एकदम से अट्रैक्ट हो गए और आपने अपना फंड पूरा डाल दिया वहां पर और उसके बाद आप फंस गए। ठीक है। तो ये जो स्कीमें हैं, कुछ स्कीमें ऐसी हैं कि आपसे थोड़ा थोड़ा करके पैसा डलवा देंगे, उसके बाद आपके पैसे को ब्लॉक कर देंगे कि अगर आपने इसको 30 साल तक नहीं किया तो इसमें अगर आप विड्रॉ करेंगे तो इसमें पेनल्टियां लगेंगी। तो इस तरीके का भी एक आपको, आपके लिए एक ट्रैप बनाया जाता है आपके फंड को डिपॉजिट करवाने के लिए और उसको ब्लॉक कराने के लिए। तो फ्रेंड्स ऐसा है कि ये टोटल स्कैम हो सकता है, तो इसीलिए आप इन चीज़ों के चक्कर में ना पड़े। ठीक है, कि पेंशन पेंशन के चक्कर में ना पड़े। बहुत सारे लोग ऐसा कराते हैं कि पेंशन के ओल्ड एज के लिए पेंशन हो जाएगी, वो 40 साल तक, 40 साल के लिए वो डिपॉजिट करते जाते हैं और अपने पैसे को ब्लॉक कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर एनजीएसएल के अंदर टोटल कमांड आपके ऊपर है। ठीक है, टोटल 100% कमांड आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं। सिर्फ आपको अपने आप को एजुकेट करना है। यदि आप अपने आप को एजुकेट करते हैं तो आप इसके अंदर अपनी पेंशन खुद सेट कर सकते हैं। कितनी पेंशन आपको सेट करनी है वो डिपेंड करता है कि आपके ऊपर, कि आप किस तरीके से आप करना चाहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए चलते हैं, हम डेटा को पहले एनालिसिस करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि एनजीएसएल रूल होता क्या है। जो नए सब्सक्राइबर हैं जिनको पता नहीं है कि एनजीएसएल रूल क्या होता है, एनजीएसएल का मतलब होता है कि निफ्टी, निफ्टी बीस, गोल्ड बीस, सिल्वर बीस और एलटी गिल्ड बीस है। इन चारों का कॉम्बिनेशन से हमने एक म्यूचुअल फंड की तरह हमने एक रूल बनाया है। ये एक साइकोलॉजिकल गेम है। ठीक है, इसके अंदर हमने एक रूल बनाया है, ये कंप्लीट एक म्यूचुअल फंड की तरह है। हमने इसमें रेशियो लेना है कि किसमें कितना हमें फंड डालना है। जैसे जैसे सपोज मान लीजिए हमें 10 लाख रुपए डालना है इसके अंदर, तो हम कैसे डालेंगे इसके अंदर, क्या इसमें हमारी स्ट्रेटजी होगी। देखिए, यदि आप इसके अंदर एक पेंशन क्रिएट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, तो वो भी बताऊंगा मैं आपको कि कितनी पेंशन आप क्रिएट करना चाहते हैं, कैसे क्रिएट करना चाहते हैं, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले एनजीएसएल के बारे में आप समझिए। सपोज एनजीएसएल है, एनजीएसएल का मतलब निफ्टी है। अब निफ्टी के अंदर आप यहाँ देख रहे होंगे बाय प्राइस कितना है, 266 रुपये 75 पैसे पे हमने 859 क्वांटिटी हमने ले रखी है। इसका अमाउंट आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। और अभी ये प्लस माइनस है, कितना माइनस है, ठीक है, क्योंकि अभी ये माइनस में चल रहा है। यानी 261 रुपये 35 पैसे पे है, जबकि 266 की इसकी बाई प्राइस है, तो ये ऑब्वियसली माइनस में होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें हम एक्यूमुलेट करते जाएंगे, इसको सेल नहीं करना किसी भी हालत में। एनजीएसएल को सेल नहीं करना, इसके अंदर क्वांटिटी सिर्फ हमें बढ़ाते जाना है। कैसे बढ़ानी है, क्या बढ़ानी है, मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले करंट पोजीशन क्या है। देखिए निफ्टी की करंट पोजीशन पता चल गई आपको कि ये जो हम आपको बता रहे हैं ये हमारा रियल पोर्टफोलियो है एनजीएसएल का। उसके बाद जो गोल्ड बीज है, गोल्ड बीज के अंदर आप देखोगे 350 क्वांटिटी है। ठीक है, 76 पे हमने लिया था, 76 रुपये 3 पैसे पे, और 77 रुपये 76 पैसे पे अभी चल रहा है, तो 605 रुपये का, 605 रुपये 50 पैसे का ये प्लस दिखा रहा है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम सिल्वर बीज। सिल्वर बीज के अंदर 94 रुपये 45 पैसे पे हमने लिया था, 92 रुपये 20 पैसे, 375 की क्वांटिटी है, या माइनस दिखा रहा है, 843 रुपये 75 पैसे माइनस दिखा रहा है। तो इसका मतलब है कि अब आप देखेंगे कि ओवरऑल हमारा जो एनजीएसएल का प्लस माइनस है, यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये माइनस कितना है, प्लस कितना है, यहाँ पर आपको दिखेगा। और टोटल हमारा जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो कितना है, और हमारा टारगेट टारगेट अमाउंट कितना है कि जितना हमने इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, अब ये नीचे नीचे की तरफ ये जो जाएगा, यानी कि ट्रेंड जब नीचे की तरफ बनाएगा, तो अगर ये चल रहा है 261 पे, तो हमने 249 पे, ये 250 के आसपास था। ठीक है, तो 2 दिन मार्केट एकदम बूस्ट कर गई, तो इसलिए 261 पे पहुंच गया, नहीं तो हमने जीटीटी ऑर्डर नीचे लगा रखे थे। 49 48 47 ऐसे करके हमने नीचे जीटीटी ऑर्डर हमने लगा रखे थे। तो हमने इसके अंदर जो बजट बनाया है वो बजट हमने आपको दिखा रहे हैं। ये बजट है, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि निफ्टी बीस का बजट है, उसके बाद है गोल्ड बीस का बजट है, उसके बाद है सिल्वर बीस का बजट है। तो टोटल जो इसका बजट है, टोटल जो हमने आपको यहाँ पर दिखाया है, टोटल बजट 10 का बजट है। ठीक है, तो ये टोटल कितना आ रहा है, 10 का बजट है। एलटी गिल्ड बीस के अंदर अभी हमने कोई भी बजट शो नहीं किया, क्योंकि ये पार्किंग के लिए और फंड पार्किंग के लिए है, तो जो भी इसमें से बचेगा वो हम एलटी गिल्ड बीस के अंदर लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो गया एनजी एसएल का जो पोर्टफोलियो वो हमने आपको दिखाया, और इसके अंदर इन्वेस्टेड अमाउंट कितना है, टारगेट अमाउंट कितना है, और कितना किस रेशो में हम इसको ले रहे हैं। यानी कि एक रेशो हमने सेट किया हुआ है, इसमें साढ़े, इसमें 4.5 का हमने टोटल टारगेट रखा है, इसमें 3 का टारगेट रखा है, इसमें 2.5 का टारगेट रखा है। ठीक है, तो टोटल ये 10 का टारगेट रहेगा। तो ये हमारा एक गोल पोस्ट है, यानी माइल स्टोन होगा। अगर हम 10 का इसमें पूरा इन्वेस्टमेंट कर देंगे, तो ये धीरे धीरे करके हम क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे इसके अंदर। जब जब इसकी वैल्यू नीचे गिरती जाएगी, यानी कि मार्केट जब नीचे की तरफ होगी, जब भी मार्केट क्रैश करेगी या करेक्शन करेगी, तब तब हम इसमें से उठाते जाएंगे। तो ये अप्लाई करता है चारों के ऊपर। ठीक है, अब चलते हैं हम नीचे, और सबसे पहले समझते हैं कि अगर मार्केट जब गिरी थी, यानी सितंबर से लेकर और अप्रैल तक जो मार्केट गिरी है, धराशायी हो गई है, बहुत बुरी तरीके से मार्केट नीचे गिरी है, आप ये जानते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा ओवरऑल डाउनफॉल हो या अप हो,
मार्केट का, वो आपके सामने यहाँ पर डेटा, इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ। इस डेटा को आपको समझना पड़ेगा। यदि ये डेटा आपने समझ लिया तो आपको इसमें समझ में आ जाएगा कि एनजीएसएल की पावर कितनी है। अब देखो सितंबर में इसकी जो वैल्यू थी, निफ्टी की 282 थी, गोल्ड बीस की 60 थी, सिल्वर बीस की 81 थी, एलटी गिल्ड बीस की 26 रुपये 49 पैसे। अब देखो एलटी गिल्ड बीस की कितनी है, 28 रुपये 40 पैसे। इसकी सिल्वर बीस की 92 रुपये 20 पैसे, गोल्ड बीस की 77 रुपये 76 पैसे, और निफ्टी बीस की है 261 रुपये 35 पैसे। तो इसका मतलब है कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर डिफरेंस हो गया, यहाँ पर डाउनफॉल हो गया, यानी डाउनफॉल हो गया, अप हो गया। तो निफ्टी बीस अभी 7% नीचे चल रहा है, गोल्ड बीस अभी 29% अभी ऊपर चल रहा है, सिल्वर बीस अभी 13% ऊपर चल रहा है, और एलटी बीस अभी 7% ऊपर चल रहा है। तो आप ये देखेंगे तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो अभी ये 10%, यानी 8 से 9 महीने के अंदर, जब मार्केट बिल्कुल डाउनफॉल में था, यानी 2 बार ये बहुत क्रैश कर गया और लगातार ये 3 महीने से डाउन चल रहा था, उसके बावजूद भी एनजीएसएल ने कितना दिया आपको रिटर्न, 10% दिया है। इसका मतलब है कि मार्केट के अंदर चाहे कितना भी बड़ा भूचाल आ जाए, ठीक है, कितना भी बड़ा भूचाल आ जाए, लेकिन आपका जो ये म्यूचुअल फंड है, यानी कि म्यूचुअल फंड के इक्विवेलेंट है, एनजीएसएल है, तो एनजीएसएल आपको कितना रिटर्न दे सकता है, 10% रिटर्न दे सकता है, हो सकता है इससे भी ज्यादा आपको रिटर्न दे दे। ठीक है, क्योंकि जब मार्केट नीचे की तरफ क्रैश करती है तो आपका गोल्ड ऊपर की तरफ बूस्ट करता है। आपने देखा होगा 30% का रिटर्न दिया इसने, लास्ट 8 मंथ्स to 9 मंथ्स में 30% का रिटर्न दिया है। इसका मतलब है कि लगभग 30% का रिटर्न देना एक बहुत बड़ी बात है, कि गोल्ड गोल्ड ने आपको इतना रिटर्न दे दिया है। तो यहाँ पर आपको ये क्लियर हो गया होगा कि 10% का 11% के आसपास ये रिटर्न दिया है, यानी 10% से ऊपर ही है, 11% के आसपास ये रिटर्न दिया है इसने। ठीक है, तो सेकंड चीज आपको ये क्लियर हो गई होगी कि इसका मतलब है कि अगर मार्केट अगर डाउनफॉल में भी हो तो भी एनजीएसएल की कंपाउंडिंग पावर से आप सेफ हो। ठीक है, तो यहाँ पर सेफ्टी का पॉइंट आता है। अब आगे चलते हैं हम। अब आगे हमने डेटा को एनालिसिस किया है। अब डेटा, अगर आप डेटा देखेंगे कि डेटा क्या कहता है, 2004 से अगर हम चलेंगे, देखो ये है 2004-05 में निफ्टी की जो वैल्यू थी वो लगभग 18 रुपये 65 पैसे थी, और उसके बाद 2005 में ये 21 रुपये 76 पैसे हो गई है। इसका मतलब है कि अगर हम पूरे साल भर का अगर देखें, जनवरी से जनवरी, तो इसने 16% का इसने रिटर्न दिया है। ठीक है, उसके बाद 2005 और 6 का अगर हम डेटा को देखें तो इसने 43% का रिटर्न दिया। तो ऐसे करके इसने 29% का दिया, 30% का दिया है। 2008 और 9 में मार्केट बहुत जबरदस्त क्रैश कर गई थी, तो इसने 44% माइनस में चला गया था ये। तो फ्रेंड्स, कभी कभी मार्केट बहुत ही तेजी से नीचे की तरफ चली जाती है, और 44% का इसने माइनस किया था, और उसके बाद अगले ही साल इसने 72% का रिटर्न दिया था, यानी कि डबल बूस्ट हो गया था ये। फिर 20% का दिया, फिर 5% का दिया, ऐसे करके इसने रिटर्न देता चला गया ये। ठीक है, 2004 से अगर 2025 तक अगर हम लगाएं तो आप ये समझ लो कि अब ये 10% के आसपास माइनस है। तो एवरेज अगर देखा जाए इसका, कभी इसने 6% भी दिया है, कभी इसने 8% भी दिया है, कभी -5% भी दिया है। तो अगर हम एवरेज लगाया जाए तो इसने 16% का आपको रिटर्न दिया निफ्टी बीस ने आज तक, अभी तक 16% का है। हो सकता है थोड़ा ज़्यादा होगा, 16% से ज़्यादा या उसके आसपास होगा, तो 16% आप एवरेज लगा लीजिए। ठीक है, तो ये रहा निफ्टी बीस का 16% का। ठीक है, अब उसके बाद चलते हैं हम गोल्ड बीस का। तो गोल्ड बीस का हमने 2007 से स्टार्ट किया था। 2007 से जब मार्केट क्रैश की थी 8 और 9 में, तो वहां पर गोल्ड बहुत ही तेजी से बूस्ट किया था, 30% इसने रिटर्न दिया था इस साल, यानी 2008 और 9 में। ठीक है, जब मार्केट क्रैश कर गई थी, जब 44% का माइनस था, ये देखेंगे, देखो ये -44% है, और यहाँ पर 30% है। इसका मतलब है कि एनजीएसएल जो रूल है, इसके तहत अगर निफ्टी नीचे गिरेगा तो गोल्ड ऊपर की तरफ आएगा, तो ये बैलेंस कर लेगा, यानी कि एक हैजिंग प्रिंसिपल यहाँ पर लग जाएगा, और आप बिल्कुल सेफ महसूस करेंगे। ठीक है, उसके बाद है 9-10 में इसने 19% का दिया, फिर 10-11 में 23% का दिया, उसके बाद 11-12 में 36% का भी इसने रिटर्न दिया हुआ है। और कुछ 3 साल ऐसे भी थे जिसने -5%, -5%, -7% दिया, जब गोल्ड बहुत ही कंसोलिडेशन फेज में था, गोल्ड की वैल्यू नहीं बढ़ रही थी। ठीक है, उसके बाद 20% का भी इसने रिटर्न दिया हुआ है 19 और 20 में। उसके बाद है इसने, अभी इसने रिसेंटली 25% का भी इसने रिटर्न दिया। तो ओवरऑल देखा जाए तो 12% का रिटर्न देता है। ठीक है, अभी तक का पूरी हिस्ट्री अगर देखी जाए इसकी, तो 12% का ही रिटर्न दे रहा है। और अगर सिल्वर बीस का किया जाए, सिल्वर बीस अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ था 22-23 में, तो अगर देखा जाए सिल्वर बीस का भी, तो इसका भी 12% तक का रिटर्न है, क्योंकि शुरू शुरू में तो इसने रिटर्न ही नहीं दिया। ठीक है, पहले जब ये लॉन्च हुआ था तो इसने कोई रिटर्न इतना नहीं दिया, ये ब्रेक इवन पॉइंट पे था। उसके बाद इसने 6% का रिटर्न दिया 23-24, उसके बाद इसने 31% का रिटर्न दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसे 12% आप लगा लीजिए, हो सकता है कि फ्यूचर के अंदर ये आपको 15% का रिटर्न दे दे सिल्वर बीस। ठीक है, उसके बाद है आपका एल टी गिल्ड बीस है। एल टी गिल्ड बीस है, ये फंड पार्किंग के लिए। ठीक है, जब आपका फंड आइडल होगा तो ये काम आएगा आपके। तो इसका मतलब ये भी 6% से लेकर और 8-10% तक ये दे देता है। तो एवरेज इसका 7% आप लगा लो, जो आपको एफडी देता है वही ये देता है। ठीक है, अब चलते हैं हम, समझते हैं हम कि देखिए, जब हमने चेक किया डेटा को, तो डेटा में हमने क्या पाया, अब हमने एनालिसिस करना है डेटा को कि हमने क्या इसके अंदर डिसीजन लेने हैं, इनसाइट्स क्या है इसके अंदर। देखो, सबसे पहली इनसाइट्स ये है कि एनजीएसएल इज ए सेफ गेम फॉर अस, एक बहुत ही बढ़िया साइकोलॉजिकल गेम है, और लॉन्ग टर्म का गेम है। लॉन्ग टर्म में ये हमें प्रॉफिट ही दे रहा है, लॉस नहीं कर रहा है, नंबर वन। नंबर टू, जब मार्केट नीचे की तरह क्रैश कर रही है तो इसमें हेजिंग प्रिंसिपल भी लग रहा है, यानी कि अगर निफ्टी नीचे गिरेगा तो सिल्वर बीस और गोल्ड बीस ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, और एलटी गिल्ड बीस हमेशा ऊपर की तरफ ही बढ़ता रहता है। तो वहां पर हम अपने
जो इन्वेस्टमेंट रेशो है ना उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वो कंट्रोल हमारे पास है कि हम किस तरीके से उसको करेंगे। तो यहाँ पर देखा जाए तो अगर हम 10% मान लीजिए शुरू के दौर में, सपोज हमारा इसके अंदर निफ्टी 20 के अंदर सपोज हमारा 4.5 का हमारा इन्वेस्टमेंट है, गोल्ड 20 के अंदर हमारा 3 का इन्वेस्टमेंट है, 3500 लगा लीजिए आप, 3.5 का इन्वेस्टमेंट है। सिल्वर 20 के अंदर लगा लीजिए 2.5 का इन्वेस्टमेंट हो गया, सॉरी 2.5, 2.5 का है तो इसमें 3 का होगा। टोटल 10 करना है इसको। तो टोटल अभी हमने इनिशियल हमारा जो माइलस्टोन है वो हमारा 10 का होना चाहिए। तो 10 में जब हमारा 10 माइलस्टोन हमने कंप्लीट कर दिया, मान लीजिए हो सकता है कि हम 6 महीने में करें, 1 साल में करें, 2 साल में करें, 3 साल में करें। ठीक है, सपोज हमने 3 साल में हमने अपना पहला माइलस्टोन हमने अचीव कर लिया 10 लाख का, कि निफ्टी 20 के अंदर हमने थोड़ा थोड़ा करके हमने इन्वेस्टमेंट करते गए और हमने क्वांटिटी इसकी अच्छी खासी कर दी, इतनी कर दी कि 4.5 का हमारा पोर्टफोलियो तैयार हो गया। अब देखिए जिस दिन आपका 10 का ये पोर्टफोलियो बन जाए फ्रेंड्स, क्योंकि टाइम के हिसाब से ये आपको प्रॉफिट भी तो देगा। ठीक है, धीरे धीरे करके आप क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं तो ये प्रॉफिट में निकालना नहीं है इसमें से बिल्कुल भी। ठीक है, निकालने का बिल्कुल नहीं है इसके अंदर। ठीक है, इसको सिर्फ एकुमुलेट ही करना है। निकालना कैसे है वो मैं बताता हूँ। निकालना है इसको पेंशन के फॉर्म में। कैसे निकालना है? 10% एनुअली निकालना है। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, विड्रॉ पेंशन एनुअली। ठीक है, ये हो गया आपका एनुअली। अगर आप इस पेंशन को सेट करते हैं और निकालते हैं तो आप इसको लाइफ टाइम इसमें से फंड निकाल सकते हैं 10%। ठीक है, 10% आप लाइफ टाइम निकाल सकते हैं। और 6% आपका कंपाउंडिंग होता रहेगा। 6% आपका कंपाउंडिंग होता रहेगा। 6% इधर से हो गया, 2% ये वाला हो गया, और 2% ये वाला हो गया, 3% भी हो सकता है, ये 4% भी हो सकता है। तो लगभग आपका 10% के आसपास, 9%, 8%, मतलब 6% से लेकर 10% तक आपका कंपाउंडिंग होता जाएगा। कंपाउंडिंग होता जाएगा। ठीक है, एक तो ये है। दूसरा, इसकी जो वैल्यू है वो भी भविष्य में बढ़ती जाएगी। यानी कि निफ्टी 20 अगर आज 261 रुपये का है तो कल ये भविष्य में ये 500 रुपये का भी होगा। समझ गए फ्रेंड्स? जैसे बैंक निफ्टी है, बैंक 20 है, बैंक 20 अगर आप देखेंगे तो उसका रेट कहाँ इससे डबल है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो ये जब डबल हो जाएगा तो वो और ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका जो रेट है भविष्य में लगभग 500 रुपये होना तय है। ठीक है, देखो आज अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 15 अप्रैल 2025 को, आज मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर इसका रेट 35 साल पहले लगभग 18 रुपये का था और आज ये 200 समथिंग का हो गया, तो आप कैलकुलेट कीजिए कि कितना परसेंटेज ऑफ इसने रिटर्न दिया होगा। ठीक है, ये आप अपने आप कैलकुलेट कर लीजिए कि कितना इसने दिया। और लगभग ये 300 को 294 के आसपास ये पहुंच गया था, फिर ये वापस आया। तो इसका मतलब है कि 294 यानी 300 को तो अभी क्रॉस करेगा ही करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि निफ्टी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। यानी कि जो क्वांटिटी आपने उसके अंदर आपकी क्वांटिटी है टोटल, ठीक है, वो क्वांटिटी क्वांटिटी सेम रहेगी लेकिन उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी क्योंकि रेट बढ़ रहा है। तो एक तरफ तो रेट बढ़ रहा है, इसकी वैल्यू बढ़ रही है, दूसरी तरफ आप इसमें से पैसा भी निकाल रहे हो कि पेंशन का पैसा निकाल रहे हो। तो जो पेंशन है उसका पैसा आपको निकालते जाना है 10%। तो 10% कितना हो गया? 4,500। 4,500 निकालो। ठीक है, 4,500 निकालते जाओ। 4,500 आपने यहाँ से निकालना है, 3,000 आपने यहाँ से निकालना है। ठीक है, और उसके बाद इसमें हमने कितना इन्वेस्टमेंट किया था? 2,500 यहाँ से निकालना है। ठीक है, तो कितना हो गया? लगभग 10,000। 4,500, 7,500, 10। तो आप 10,000 रुपये आज 1 साल बाद या 2 साल बाद, ठीक है, आप स्टार्ट कर सकते हैं 10,000 रुपये निकालना। अगर 6 महीने के अंदर आपने ये माइलस्टोन को अचीव कर लिया तो आप 6 महीने के बाद ही आप अपनी पेंशन लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन पेंशन में एक चीज़ ध्यान रखिए, मार्केट चाहे नीचे गिरे और चाहे ऊपर बढ़े, आपको 5 तारीख से लेकर और 10 तारीख के बीच में आपको निकालना है। आप ये डेट्स फिक्स कर लीजिए, 8 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में आप सेट कर लीजिए डेट कि इन दिनों, ये जो 2 दिन है, इन 2 दिनों में ही मुझे निकालना है, चाहे मार्केट नीचे क्रैश कर जाए, चाहे मार्केट कहीं भी चले जाए, ऊपर चली जाए, नीचे चली जाए। लेकिन आपको क्या है, 4,400 रुपये, 4,500 रुपये आपको इसमें से निकालने ही निकालने हैं। यानी ओवरऑल आपको 10,000 रुपये इसमें से निकालने ही निकालने हैं। समझ में आ गया फ्रेंड्स? तो ये हो गई आपकी प्राइमरी पेंशन। जो प्राइमरी पेंशन होती है ना, वो हो गई आपकी। ठीक है, उसके बाद जब आपकी प्राइमरी पेंशन सेट हो जाएगी, ये हो गया आपका एक डीमेट अकाउंट का किस्सा। आपने एक डीमेट अकाउंट के अंदर अपनी पेंशन को सेट कर दिया। समझ रहे हो फ्रेंड्स? अब आ गया कि आप ये जो 10 लाख रुपए है इसको 20 लाख कैसे करेंगे।
कब ये 20 लाख रुपए होंगे? देखिए, जिस साल मार्केट में करेक्शन चल रहा होगा, जिस साल मार्केट के अंदर करेक्शन चल रहा होगा, यदि आप इस फंड को डबल करना चाहते हैं, मान लीजिए कि 10 लाख से 20 लाख करना चाहते हैं, तो आपके लिए उस साल एक अपॉर्चुनिटी होगी कि उसको डबल कर दिया जाए। ठीक है? तो जिस जिस में करेक्शन होगी उसमें आपको फंडिंग करते जाना है उसके अंदर, यानी आप 50,000 भी कर सकते हैं, 1 लाख भी कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, सपोज मैं 10 का अगर 20 बनाऊंगा, मतलब इन्वेस्टमेंट अगर इसमें कंटिन्यू करूंगा, तो जिस समय मार्केट नीचे क्रैश कर रही होगी या अपने करेक्शन के दौर पे होगी, तो उस समय मैं 50-50 हज़ार रुपए की एसआईपी लगाना स्टार्ट कर दूंगा। क्या कर दूंगा? एसआईपी लगाना स्टार्ट कर दूंगा। हर महीने एसआईपी लगाना स्टार्ट कर दूंगा। 44, जैसे 44% ये नीचे गिर गई थी, तो यहाँ पर मैं लगाना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है? यहाँ पर भी मैं निकालूंगा। ये तो पेंशन तो निकलेगी निकलेगी, यानी जो सैलरी है आपकी वो तो आपको निकालनी ही निकालनी है, चाहे मार्केट कहीं भी घुस जाए। ठीक है? लेकिन जो इन्वेस्टमेंट की जो अपॉर्चुनिटी है उसको भी नहीं छोड़ना आपने। जब जब मार्केट नीचे की तरफ हो तब तब आपको इन्वेस्टमेंट भी करते जाना है इसके अंदर। ठीक है? जब आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, सपोज आपने इसको 20 लाख कर दिया, टोटल 20 लाख हो गया, तो आपकी जो पेंशन है वो भी डबल हो जाएगी। उसको भी आपको डबल करना है। यानी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट जितना होगा उसके हिसाब से आपको नेक्स्ट मंथ से या 3 महीने बाद, ठीक है, 3 महीने बाद, जैसे सपोज आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया 10 का 20 कर दिया, तो अभी आपको 3 से 6 महीने तक आपको वही निकालना है, 4500 ही निकालना है, 3 से 6 महीने। और 6 महीने के बाद या 3 महीने के बाद आपको फिर उसके बाद 20,000 रुपये निकालना है। ठीक है? 20 लाख का 20,000 रुपये आपको निकालना है, तो पेंशन हो गई सेट। उसके बाद आपका ये भी अप्रिशिएट होता जाएगा। ठीक है? ये भी सारा अप्रिशिएट होता जाएगा आपका, इसमें भी कंपाउंडिंग होगी आपकी। और जो निफ्टी बीस है उसकी भी वैल्यू बढ़ती रहेगी, एलटी गिल्ड बीस की भी वैल्यू बढ़ती रहेगी, और उसके बाद उसकी भी वैल्यू, सिल्वर बीस की वैल्यू बढ़ती रहेगी, गोल्ड बीस की वैल्यू बढ़ती रहेगी। तो टाइम के हिसाब से उसकी भी वैल्यू बढ़ती रहेगी। इसका मतलब क्वांटिटी आपके पास ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि उसकी भी फंड की भी वैल्यू बढ़ती रहेगी आपकी, क्योंकि छोटा छोटा अमाउंट तो आप निकाल रहे हो और बड़ा अमाउंट वहां पर अंदर है, तो वो बढ़ता जाएगा, ग्रोथ होती जाएगी उसके अंदर। ठीक है? तो जो 20,000 रुपये जब आप निकालोगे, ठीक है, सपोज आपकी एज है 40s में है, सपोज आपकी एज 45, आप चाहते हैं कि मैं कम से कम अपनी पेंशन को मैं स्टार्ट कर दूं 47 से स्टार्ट कर दूं मैं। ठीक है? अगर मान लीजिए आपकी एज 45 है, तो मैं 47 से अपनी पेंशन स्टार्ट कर दूं, 47 ईयर से स्टार्ट कर दूं, और एज आपकी कितनी है? 45 ईयर्स है। इसका मतलब है कि 2 साल में आपने 10 लाख का माइलस्टोन सपोज अचीव कर लिया, और आपने 10,000 रुपये 10 के आपने स्टार्ट कर दिया है। अब सपोज मार्केट नीचे गिरी, तो आपने क्या कर दिया? इसको 20 लाख कर दिया, अभी 10 लाख था, अब आपने इसको 20 लाख कर दिया है। ठीक है? 1-2 साल के अंदर, यानी कि 49, 50 में कर दिया सपोज। 50 ईयर्स के अंदर आपने इसको कितना कर दिया? 20 लाख कर दिया। तो अब आप कितना लोगे यहाँ से? 20 के। ठीक है? नेक्स्ट, आपने नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर आपने कितना कर दिया इसको? 40 लैक्स। ठीक है? 55। तो आप कितना निकालोगे इसमें से? 40 के। समझ गए फ्रेंड्स? और ये जो अमाउंट है, सपोज आप अभी कहीं जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो आप अपना मैनेज कर रहे हैं जॉब के पैसे से, तो जो पैसा इसके अंदर आपने 3 साल के अंदर किया उसको री इन्वेस्ट अगर आपने कर दिया, तो इसका जो पोटेंशियल है ना, ये 50 लाख भी हो सकता है। फ्रेंड्स, ये 50 लाख भी हो सकता है। और आपकी जो पेंशन होगी 55 साल के बाद, आप एक 50,000 रुपये लेना स्टार्ट कर देंगे, 50,000 रुपीज आप लेना स्टार्ट कर देंगे फ्रेंड्स। ठीक है? आपका फंड भी अप्रिशिएट हो रहा है, सालों साल अप्रिशिएट होता रहेगा। और उसके बाद आप 50,000 रुपये महीने के, मैं महीने की बात कर रहा हूँ, साल भर की बात नहीं कर रहा, महीने में आप पेंशन लेते जाएंगे। ठीक है? इन 50 लाख में भी आपका पूरा कंट्रोल है, क्योंकि ये भी आपका एसेट है, इसको भी कभी भी आप इसको, ये पूरा लिक्विड एसेट है, इसको कभी भी आप सेल करके और एग्जिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। समझ गए? लेकिन इसको करने में आपको सालों साल लगे हैं, तो इसीलिए आपकी साइकोलॉजी इस पर इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी कि आप इसको कभी नहीं निकालेंगे इस अमाउंट को, क्योंकि पता है ये सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, ये आपको पेंशन दे रही है और इसकी वैल्यू भी बढ़ रही है। तो इसीलिए आप इस मॉडल को कभी भी क्रैश नहीं होने देंगे। समझ गए फ्रेंड्स? क्योंकि आपने सालों साल मेहनत करके जब इतना बड़ा आपने एक सिस्टम बनाया है, तो उस सिस्टम को आप क्रैश नहीं होने देंगे। ठीक है? आप पेंशन लेते जाएंगे, लेते रहेंगे, और ये जो पेंशन है इसको भी अगर आपने री इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, कुछ आपने खर्चा किया इसमें से और कुछ री इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो भी आपका ये समझ लो कि फंड अप्रिशिएट होता जाएगा, होता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी जो पेंशन है वो 1 लाख रुपए भी हो सकती है। ठीक है? 1 लाख रुपए पेंशन भी हो सकती है आपकी, और ये वाला जो अमाउंट है ये भी आपका बढ़ सकता है। सपोज आपका, अगर सपोज ये वाला जो अमाउंट है, ठीक है, ये बढ़ जाए 50 लाख की जगह ये 80 लाख हो जाए, ठीक है, इसकी वैल्यू अगर बढ़ जाए 60 साल में, तो आप कितना निकालेंगे? लगभग 80,000 रुपये आप निकालेंगे इसमें से। तो मेरे हिसाब से तो 80,000 रुपये पेंशन बहुत बढ़िया। साल भर की कितनी होगी आपकी फ्रेंड्स? 9,60,000 रुपये आपकी पेंशन हो जाएगी साल भर की। क्या इतनी पेंशन की कोई गारंटी दे सकता है क्या? कोई भी कंपनी जो है ना, आप उसकी पूरी गाइडलाइंस को आप समझ लीजिए, चाहे वो एलआईसी हो या कोई भी प्राइवेट कंपनी हो जो पेंशन पेंशन कर रही है, ठीक है, उनके पेंशन के मॉडल को समझिए और ये देखिए कि वो साल भर में दे रही है या फिर वो महीने की दे रही है। यहाँ महीने की बात हो रही है, साल भर की बात नहीं हो रही है। समझ गए? तो वो लोग क्या करते हैं कि लिखते हैं, बताते हैं आपको 1 लाख आपको पेंशन मिलेगी। अरे भाई, 1 लाख पेंशन तो आप दे रहे हो, लेकिन महीने की है, 6 महीने की है, साल भर की है, कब की है? एडवर्टाइजमेंट में तो आप
एक 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 लाख रुपए की पेंशन बताते हो, 85,000 की पेंशन बताते हो, लेकिन साल भर की पेंशन है तो वो है क्या? अब 85,000 रुपये अगर सपोज है, ठीक है, 85,000 की अगर पेंशन है, आपके 10 लाख रुपए रखवा दिए, अब महीने में आपको दे रहे हैं 7,087 रुपये आपको पेंशन दे रहे हैं, तो भाई आपके 10 लाख रुपए भी तो रखवा दिए, अब आपको 7,000 रुपये पेंशन दे रहे हैं, तो 10 लाख का भाई 7% ही तो दे रहे हैं आपको। ठीक है, आपका पैसा स्टॉक मार्केट में लगा के 12% लेंगे, ठीक है, और आपको उसमें से 7% देंगे, 5% खा गए। समझ गए? आपको लग रहा है कि आपका झंझट खत्म हो गया, आप ये समझ ले, लेकिन आपका जो कैपिटल है वो तो 20 साल बाद भी उतना ही रहेगा, 10 लाख ही रहेगा। इन्फ्लेशन उसके रेट को कम कर देगा। वो जो 10 लाख है ना, उसकी वैल्यू 2 लाख भी नहीं रहेगी अगले 20 साल में। तो जो 2 लाख वैल्यू नहीं रहेगी, ठीक है, उसका क्या फायदा है ये बताओ? तो इसीलिए अगर आपको अपना सिस्टम तैयार करना है तो इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। समझ गए फ्रेंड्स? सीखना पड़ेगा, एजुकेशन लेनी पड़ेगी। बिना एजुकेशन के, यही तो फाइनेंशियल लिटरेसी है। फाइनेंशियल एजुकेशन क्या है? यही तो फाइनेंशियल एजुकेशन है कि परसेंटेज ऑफ रिटर्न्स कितने मिलेंगे, इन्वेस्टमेंट कितना करोगे, कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, कितना सेफ है, कितना नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट क्या है, कितना रिस्क मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें टोटल एनालिसिस है। ये एनालिसिस आपको अपने आप करनी पड़ेगी। मैं जो एनालिसिस आपको ये बता रहा हूँ, ये बहुत ही बेसिक लेवल का एनालिसिस है। ठीक है, जो मैं अपने लिए कर रहा हूँ बेसिक लेवल का एनालिसिस है। आप इससे ज़्यादा और अच्छा एनालिसिस कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छा एनालिसिस कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। फ्रेंड्स देखो, स्टॉक मार्केट के अंदर क्या होता है कि एजुकेशन अगर आपके पास है तो आप कामयाब है, और अगर एजुकेशन आपके पास नहीं है तो आप कामयाब होना आपके लिए बहुत मुश्किल है इसके अंदर, क्योंकि जो टिप्स वगैरह से जो चलने वाले हैं ना, वो कभी कभी भी गिर जाएंगे। समझ गए? वो कभी भी गिर जाएंगे नीचे, और पता भी नहीं चलेगा आपको कि आप कहाँ गिर गए। तो इसीलिए कि जो पैसा है, पैसे से पैसा कमाया जाता है, लेकिन सही जगह पे लगाने से कमाया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स? तो आशा करता हूँ कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि पेंशन सिस्टम को या सैलरी सिस्टम को हम किस तरीके से सेट करते हैं। ठीक है, ये भी मैं सैलरी सिस्टम को सेट कर रहा हूँ। अब मैं आपको बता देता हूँ। देखो, अभी मैंने कितना किया है, 291 167 अभी अमाउंट इन्वेस्टेड है, और हमारा टारगेट है 10 लाख का। तो जल्दी कोशिश हमारी कि यहाँ तक भी हम पहुंचेंगे। 10 लाख तक जो पहला माइलस्टोन है, इसको अचीव करेंगे हम एनजीएसएल के अंदर, और बहुत जल्दी हम इसमें से सैलरी लेना स्टार्ट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स? हो सकता है 3 महीने लगे, लेकिन बहुत लंबा समय नहीं लगेगा कि 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, लेकिन कुछ समय लगेगा इसके अंदर। तो जो अपडेट है इसका वो हम देते रहेंगे, और इसमें से जो सैलरी हम लेंगे वो भी आपको बताते रहेंगे कि भाई इस महीने हमने इतनी सैलरी उठाई, इतनी उठाई, इतनी उठाई, और हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट कितना है। तो सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंटली आपको बता रहे हैं। ठीक है, आप सीखते जाइए, समझते जाइए। और बहुत लोगों का क्वेश्चन ये है, देखिए, अगर मान लीजिए 10 लाख रुपए, आपका क्वेश्चन ये बनता है कि सर क्या इसे दो डीमेट अकाउंट पे इंप्लीमेंट किया जा सकता है? इसको आप 5 डीमेट अकाउंट के अंदर इंप्लीमेंट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, लेकिन उन डीमेट अकाउंट के अंदर ब्रोकरेज कम होनी चाहिए, एएमसी कम होना चाहिए। ठीक है, और ये जो ब्रोकरेज चार्जेस है ये बहुत कम होना चाहिए, नहीं तो क्या होता है कि ये ब्रोकरेज चार्जेस ही इतने होते हैं, बहुत चार्ज कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स? तो आप कोई भी ले लो डीमेट अकाउंट, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हमने जैसे एम स्टॉक का लिया हुआ है, ठीक है, मैंने इसका कई बार आपको लिंक भी भेजा है, और कुछ लोगों ने ज्वाइन भी किया था, कुछ 15-20 लोगों ने ज्वाइन भी किया था, तो आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके बाद जीरो ब्रोकरेज वाले प्लान पे कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको एक बार दिखाया भी था कि इसके अंदर आप सेविंग, इसके अंदर भी डेटा एनालिसिस होती है। इसके अंदर आप ये पता कर सकते हैं कि आपका जो ब्रोकरेज सेविंग है वो कितनी है। जैसे देखो, यहाँ पर आप देख रहे होंगे हमने कितना पैसा बचाया है, 10,994 रुपये हमने इसमें बचाया है। ठीक है, हमने इतना इसके अंदर बचाया है ब्रोकरेज से। तो इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर जिसको भी अकाउंट खुलवाना होगा वो खुलवा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आपका ऑलरेडी चल रहा है, जीरो ब्रोकरेज में चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेरा उस क्वेश्चन का जवाब है कि जो लोग ये कहते हैं कि सर हम 2-3 डीमेट अकाउंट के अंदर ये चला सकते हैं क्या, बिल्कुल चला सकते हैं। देखो, 2 डीमेट अकाउंट के अंदर तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि एनजीएसएल रूल जब आपका एक डीमेट अकाउंट के अंदर आपका चल रहा है, उसमें आपने 10 लाख कर दिया, तो अब जो नेक्स्ट जो 10 लाख है ना, वो आपको दूसरे डीमेट अकाउंट में करना चाहिए। क्योंकि क्या होगा कि चीजें मिक्स नहीं होगी। अब क्या होगा, यहाँ से आप सैलरी उठा रहे हैं ना, ठीक है, यहाँ से सैलरी उठा रहे हैं ना आप, उठाना स्टार्ट कर दिया यहाँ से सैलरी। अब जो दूसरे डीमेट अकाउंट के अंदर, उसमें भी आपने क्या करना है, माइलस्टोन तैयार करना है 10 लाख का। तो इसमें से 10,000 रुपये आप उठा रहे हैं, उसमें से भी आप 10,000 रुपये उठा रहे हैं, तो दो अलग अलग उसमें 10,000 रुपये उठा रहे हैं। तो हो सकता है कि इसका जो रेट है ना वो ज्यादा हो। यहाँ पर जैसे निफ्टी 20 का, इसमें जो बाइंग प्राइस है हो सकता है इसमें ज्यादा हो, और जो दूसरे डीमेट अकाउंट के अंदर है वो करेक्शन के दौरान अगर आपने लिया होगा तो उसके अंदर आपका प्लस ज्यादा दिखाएगा, यानी प्रॉफिट ज्यादा दिखाएगा वहां पर। ठीक है, इस चीज को आप 3 डीमेट अकाउंट के अंदर भी कर सकते हैं, 4 के अंदर भी कर सकते हैं। तो बट रिकमेंडेशन ये है कि 2 डीमेट अकाउंट, 3 डीमेट अकाउंट बहुत होते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा डीमेट अकाउंट खोलते हो तो वही है कि कंप्लाइंसेस भी उतनी ही होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स? तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि आप सोच रहे हैं वास्तव में भविष्य में पेंशन प्लान बनाने का, एक पूरी स्ट्रैटेजी बनाने का, तो आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करो जो मैंने आपको बताई है। लेकिन एनालिसिस आपको अपने आप करना है, और ये एजुकेशन पर्पज के लिए है। ठीक है, ये सारी वीडियो जो भी है एजुकेशन पर्पज के लिए, आपको अपने अकॉर्डिंग, यानी अपने बजट के अकॉर्डिंग एनालिसिस करनी है, और उसके अकॉर्डिंग अपने रिस्क मैनेजमेंट को देखते हुए आपको इसमें काम करना है। ठीक है फ्रेंड्स? तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल। थैंक यू।